आओ हसन। देखिए आपको ये बहुत बच्चे तरह का लुक दे रहा होगा, देखिए तो। एक्चुअली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, और जब मैं जिस समय एक्चुअली जब कोरोना के टाइम में हम तो ऑनलाइन क्लास देने लगे थे, तो हसन हमसे जुड़ा था, तो वहां से जो क्वेश्चन पूछता था, जो उसमें हम एक सप्ताह में एक दिन हम लेते थे कन्वर्सेशन का, मतलब क्वेश्चन आयर का सेशन। हसन का क्वेश्चन बड़ा मैच्योर आने लगा, तो हम बरबस पूछे कि भाई तुम तो हमको कुछ काबिल लगते हो, और जो काबिल लगता है उसका सिलेक्शन होता ही है। तो ये बताया कि हम इस तरह का है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन हम पूछते थे उसका बड़ा मैच्योर आंसर लिखता था, ये चीजों को समझता था, क्रिटिकली साउंड हो रहा था। इसको इसकी जगह अभी तक मिली नहीं है, इसकी जगह मिलेगी, और हम उम्मीद करते हैं। क्या हसन, उम्मीद करते हो ना? यस सर। कि भाई हम आईएएस बने, मतलब ये आईएएस बने, और ये तो जस्ट एक जॉब मिल गया तो 643 रैंक पर अभी है, जॉब मिल गया तो फिर एक स्टैंड बाय मिल गया, लाइफ में कॉन्फिडेंस आ गया और भी आगे बढ़ सकता है। तो हसन, जो अनुभव तुमने किया, हर चीज, हर अनुभव, वो अनुभव जो ऑप्शनल का अनुभव है, जनरल स्टडीज में भी कहाँ काम आया, क्या आया, थोड़ा इन लोगों से शेयर करो, ताकि इन लोग भी अपनी तैयारी को पुख्ता करें। हमें जो कहना होता है मैं कहता ही हूँ, लेकिन जब तुम लोग अपना अनुभव बांटोगे तो ये लोग समझ पाएंगे, है ना? ठीक है, स्टार्ट है ना तुम्हारे पास माइक? यस सर। ठीक। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी तो सब आप फ्री के मूड में ही होंगे ज़्यादातर। तो कितने लोग फ्री दे रहे हैं इस टाइम? तो अगले साल वाले हैं। यस। तो अभी तो फोकस आपका सबसे एक जो इम्पोर्टेंट एरिया है आपकी जनरल स्टडीज़ का, वो है आपका ऑप्शनल पेपर। आपके 2 ऑप्शनल पेपर हैं, और दोनों ही आपकी डिसाइड करते हैं कि आप रैंक में, इवन लिस्ट में आने वाले हैं या नहीं आने वाले। तो जब मैं फर्स्ट टाइम अपना लास्ट ईयर अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरा इंटरव्यू स्टेज तक तो मैं पहुंच सका, लेकिन क्योंकि मेरा ऑप्शनल पेपर ख़राब हो गया था, तो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उस बीच में मैं ऑप्शनल पेपर जब कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैंने ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर ब्लैंक छोड़ दिया हिस्ट्री में। और उसके बाद मेरे ओनली 211 नंबर आए थे। वही डिसाइडिंग फैक्टर था कि मैं उस बार लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि मेरे जीएस में ओवरऑल गुड मार्क्स थे। तो वो डिसाइड करता है कि आपका ऑप्शनल किस तरह से होना चाहिए। अगर आप ऑप्शनल अच्छा कर लेते हैं, तो आप लिस्ट में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में रैंक भी आपकी अच्छी होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपके साथ ये बताता हूँ कि आपको पहले मैं एक इंडिविजुअल अलग अलग पेपर का ऑप्शनल का बता देता हूँ कि कैसे हर एक पेपर को अप्रोच करना है, और उसके बाद में मैं आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे ऑप्शनल से रिलेटेड वो बता दूँगा। मैंने सर का कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। जब मेरा एमए शुरू हुआ था, तो मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन की थी। और सबसे बड़ा एक मिथ ये भी है कि क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा था, तो और भी कोचिंग्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से हिस्ट्री की कराती हैं। तो सर का गुरु ये था, मानना लोगों का ये था कि सर का जो है वो हिंदी मीडियम में ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में सर का नहीं है, और टीचर्स जो हैं उनका है। बट जब मैंने सर की क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी हिंदी मीडियम से आते हैं, और वो सर का कोर्स कर रहे थे, तो मेरी उनसे बात हुई कि किस तरह से सर की अप्रोच है और मुझे कहाँ से ऑप्शनल करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि काम करो, तुम क्लासेस देख लो सर की कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी हैं, जो कि सर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। और उसके अलावा भी उन्होंने मेरे को अपने उन डिवाइसेस का एक्सेस दिया कि तुम एक बार देख लो कि किस तरह से सर पढ़ा रहे हैं, तुम खुद ही समझ जाओगे तुम्हें लेना है या नहीं लेना है। तो पहले तो मैंने सर का यूट्यूब वगैरह पे, सर कुछ डिस्कशंस वगैरह लेते रहते हैं, उसको मैंने देखा। उसके बाद मैंने फिर कुछ क्लासेस भी देखी, और डेमो भी सर की जो उनके ऐप है उस पर डेमो भी क्लासेस हैं, तो मैंने वो भी देखी। तो मुझे सर की अप्रोच काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरा हिस्ट्री रहा है, बीए रहा है, एमए रहा है। तो मुझे एक मैच्योर गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे उस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं थी जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखा रहे हैं, या बस आपका सिलेबस ख़त्म करा दे रहे हो, आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो गया। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है उस एरिया में, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं सिलेबस से वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और आप हिस्टोरियोग्राफी को इंक्लूड कर रहे हो उस हर एक पेपर में। और हिस्टोरियोग्राफी आपको, या तो आप, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है तो मुझे हिस्टोरियोग्राफी पे कमांड है, लेकिन जिसका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं रहा है और अगर उसको एज लेना है अपने ऑप्शनल पेपर में, तो उसको हिस्टोरियोग्राफी मस्ट है, और उसमें सर का योगदान काफ़ी है।
क्योंकि सर हर एक टॉपिक में ट्राई करते हैं कि आपके हर एक हिस्टोरियंस का उसमें व्यू पॉइंट लिख सकें आप शुरू से एंशियंट इंडिया से जब आप शुरू करेंगे तो वहां से सर रोमिला थापर एंड अदर हिस्टोरियंस का यूज करते हुए इवन अप टू वर्ल्ड हिस्ट्री वहां तक वो एपीजी टेलर एंड अदर हिस्टोरियंस का यूज करते हैं। और वो आपको जो हर एक क्वेश्चन में अगर आपने एक ही भी हिस्टोरियंस का मेंशन कर दिया, इंट्रो में आपने मेंशन कर दिया, कंक्लूजन में आपने मेंशन किया, या आप अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं उसको सब्सटेंशिएट किया आपने हिस्टोरियंस से, तो वो काफी एक अप्रोच जो आपको एटलीस्ट 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा हर एक क्वेश्चन में, और उसका फायदा आपको मिलेगा। तो सर का वो मुझे कोर्स काफी अच्छा लगा तो मैंने उसको ज्वाइन कर रखा। और मेरा जो भी बेसिक, क्योंकि मेरा कवर था, लेकिन जो भी एक कंसोलिडेटेड नोट्स होना चाहिए हिस्ट्री से रिलेटेड, स्पेशली क्योंकि हिस्ट्री का ऑप्शनल जो आपका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और आपको कम से कम 6 महीने उसमें लगेंगे। और सर का जो मेरा ऑनलाइन बैच था उसकी एक्सेस मेरे पास 1 साल तक थी। तो 1 साल में मैंने सर के जो कोर्स था उसको मैंने 3 टाइम पढ़ा है, क्योंकि एक बार मैंने उसको अपने नोट्स बनाने के लिए पढ़ा, दोबारा मैंने उसको अपना रिवाइज करने के लिए पढ़ा, और जब सर की कोर्स की वैलिडिटी खत्म होने वाली थी तो मैंने 3 बार पढ़ लिया। ये करने के बाद ही मैंने अपना जीएस पढ़ना शुरू किया। होता ही है क्योंकि आप अगर एक साथ ही सब चीज़ करना ट्राई करेंगे कि ऑप्शनल मैं कर लेता हूँ, जीएस भी मैं कर लूँगा, उसका सीसैट भी मैं कर लूँगा, आप केवल किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे सकते हो। तो आप 1 एट अ टाइम कीजिए, क्योंकि आप अभी फाउंडेशन ईयर्स में हैं, तो अभी आप थोड़ा जीएस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए शुरू के 1-2 महीने, क्योंकि सर स्पीड से भी सिलेबस कराते हैं तो उसमें आपका 3 से 4 महीने मिनिमम लगेंगे। उसमें से आप शुरू के 1-2 महीने केवल अंडरस्टैंड करने के लिए करिए कि आप ऑप्शनल अपना कवर कर लें। आधा कवर होने के बाद आप जीएस को ज्वाइन कर लीजिए। और जीएस में भी आपको ना ऑप्शनल से काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि हिस्ट्री तो बेस है, सभी को पता है। तो एक तो आपको बेस जब आपका क्लियर होगा तो आपको इकोनॉमी में भी फायदा होगा, पॉलिटी में किस तरह से जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, हिस्ट्री से ही इवॉल्व हुए हैं, तो वो आपको वहां पे भी हेल्प करेगा। जीएस 2 में आपको काफी हेल्प होगी। जीएस 1 आपको तैयार हिस्ट्री तो एटलीस्ट नहीं करना होती है। मैंने दोनों बार जीएस अपना जो भी ऑप्शनल पेपर, जो भी जीएस 1 का मेंस लिखा है, उसमें मैंने हिस्ट्री पढ़ के ही नहीं गया हूँ, मैं ऑप्शनल पढ़ के जाता था और मैंने ऑप्शनल का कंटेंट लिखा है, और दोनों बार मेरे जीएस 1 में अच्छे मार्क्स आए। ऑप्शनल आप अच्छे से अगर आप कर रहे हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट में जीएस में काफ़ी हेल्प होने वाली है। और सर की उसमें अप्रोच भी मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही, स्पेशली जब मैं ऑप्शनल करता था। तो सर का तरीका यह है कि वो इंटीग्रेटेड है। तो जब इंटीग्रेटेड आप होते हैं तो आपको, जब आपको बेस क्लियर होता जा रहा है, हिस्ट्री में आपको पता है कि 1991 के रिफॉर्म्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री पता है, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड भी पता है, कॉलोनियल पीरियड भी पता है, आपको पता है कि पॉलिटी में जो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट है वो क्यों आ रहा है, डिवीजन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म है वो क्यों आ रहा है। तो जब अपने जीएस 2 के भी आंसर लिख रहे हैं उसमें भी अगर थोड़ा हिस्ट्री की आप टिंच दे देते हैं, इसको थोड़ा सा कलर अगर आप हिस्ट्री का दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी एडवांटेज होता है। एटलीस्ट अगर नहीं भी दे रहे हैं तो आपको समझने में फ़ायदा होगा, और एक बार अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने आंसर्स में। तो ऑप्शनल और जीएस को अलग मान के मत करिए, एक बार ऑप्शनल अच्छे से करिए और उस अपनी ऑप्शनल की नॉलेज को जीएस में यूज़ कीजिए। हर एक पेपर में आप जीएस 1 में यूज़ कीजिए, 2 में यूज़ कीजिए, इवन 4 में जो इथिक्स पेपर है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, हर एक वैल्यू के लिए आपको एग्जाम्पल ऑप्शनल से मिल जाएगा। आप बस अपना माइंड खोल के रखिए, आपको करीज के लिए एग्जाम्पल चाहिए, आपको सेक्रीफाइस के लिए एग्जाम्पल चाहिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए एग्जाम्पल चाहिए। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो और इंडियन हिस्ट्री इतनी इनरिचिंग है, हर एक पर्सनैलिटी में आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगे, आप उनको यूज़ कीजिए। आप बस अपना माइंड ओपन करके रखिए, जब आप जीएस 4 तैयार कर रहे हैं, आप कोई वैल्यू पढ़ रहे हैं, आप बस एक बार सोचिए कि मैं एंशिएंट से आंख बंद करके मॉडर्न तक मैं केवल गो थ्रू करूंगा अपने माइंड में, मेरे को एग्जाम्पल निकल के आ जाएंगे। आप उन एग्जाम्पल्स को अपने लिख लीजिए, 10-10 एग्जाम्पल, 5-5 एग्जाम्पल आपके हो गए, और आप फिर उनको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग सब ज्यादा परेशान होते हैं एथिक्स पेपर में एग्जाम्पल कहाँ से लाना है, एग्जाम्पल यहीं से लाए जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री मतलब आज से पहले जो कुछ हुआ है वो सब इतिहास है, और इतिहास में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे क्योंकि एग्जाम्पल इतिहास से ही आते हैं। तो जीएस 4 में भी आपको फायदा होगा। जहाँ तक बात है ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में क्योंकि 2 पेपर हैं, उसमें 4 सेक्शंस हैं, एंशिएंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि मैप पे आप कमांड करिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा 100 मार्क्स का पेपर छूटा था, उसमें मेरा एक लार्ज पोर्शन था जिसमें मैं मैपिंग नहीं कर सका था। होता ही है क्योंकि जब मैं सर की क्लासेस करता था तो मैंने मैपिंग को इग्नोर कर दिया,
मैंने कहा क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, मेरा कमांड जो है वो एनालिटिकल ज़्यादा है, मेरे को याद वगैरह कम होता है, तो मैं थोड़ा मैपिंग लास्ट में करूँगा। तो फिर मैंने ऑप्शनल कवर किया सारा, ये वाला जो एनालिटिकल क्वेश्चन है वो सारे तैयार हो गए, लेकिन मैंने जो फैक्चुअल डिटेल्स थे वो मैंने इग्नोर कर दी। और जब मेरा प्री क्लियर हुआ उसके बाद मैं मैपिंग करना शुरू किया। होता ही है कि आप जब आप 3 महीने में एक बार अपनी मैपिंग करेंगे, आपको याद भी नहीं होगा कि कौन सी एरिया कहाँ पर लोकेटेड है। आपको ना जब आप ऑप्शनल शुरू किए हैं उसके 2-3 महीने बाद से ही एटलीस्ट मैपिंग करना शुरू कर देना चाहिए। मैपिंग थोड़ी 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 कीजिए, एक साथ मत कीजिए, एक एक टॉपिक वाइज कीजिए। 5 दिन में एक टॉपिक किया, उसको रिवाइज किया, उसको फिर दोबारा दूसरा टॉपिक कीजिए। मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है एंशिएंट इंडिया के लिए। आपके 50 मार्क्स वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और वहाँ से आपको एडवांटेज है कि आप इवन 40 अप टू 40 मार्क्स वहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ गलत होने के चांस कम होते हैं। तो वो आपको GS1 में स्कोरिंग करने में सबसे ज़्यादा हेल्प वहाँ से होगी। फिर एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में बेसिक आपको क्या करना है कि आपके जो सर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको पहले फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है PPT फॉलो कीजिए। तो सर PPT देते हैं उसको फॉलो कीजिए, वो आपका बेस है। आप उससे बाहर जाने की ट्राई भी मत कीजिए, जाना है तो उसको इनरिचिंग के लिए कीजिए, लेकिन आप अपना पहले बेस तैयार कर लीजिए। जो सर PPT दे रहे हैं उनका यूज केवल वो नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आप उसको यूज करोगे। मैंने जो भी क्वेश्चन आता था मैं सर के केवल जो बेस उन्होंने PPT दिया मैं उसमें से आंसर्स निकाल लेता था। आप वो तरीका है, वो आंसर राइटिंग से आप सीखोगे किस तरह से वो PPTs का यूज करना है। लेकिन जब आप PPTs को बार बार पढ़ते हो, उसका कंटेंट बार बार पढ़ोगे, तो आपको याद आएगा कि हाँ, इस जो सर ने पहली लाइन लिखी है ना, मैं इस पहली लाइन को मैं 4 जगह अलग अलग जगह यूज कर सकता हूँ। मैं कंक्लूजन में भी उसको यूज कर सकता हूँ, मैं इंट्रो में भी यूज कर सकता हूँ। तो PPTs का कंटेंट बहुत इनरिचिंग है और बहुत क्रिस्प है। आप कोई भी सोचें कि मैं बुक्स उठा के पढ़ लेता हूँ, उसके मैं खुद से नोट्स बनाऊंगा, वो आप सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि आप कभी 1 साल 1.5 साल में भी कवर नहीं कर पाओगे। और इवन आपने कवर कर भी लिया, क्योंकि ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री बाद में लिया है, लेकिन उससे पहले मैं BA और MA ऑनर्स हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैंने हजारों बुक्स पढ़ रखी हैं। तो अब मैं अगर उन बुक्स को रिवाइज करने जाऊंगा, मैं रिवाइज कभी मेरा ऑप्शनल खत्म ही नहीं होगा। तो आप बुक्स के पीछे मत भागिएगा। आपको जो इन कंसोलिडेटेड नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उसको अपना बेस बनाइए। उससे जो भी आप कंटेंट तैयार करेंगे, अगर आपको लगता है PPT से भी आपको छोटे नोट्स तैयार करने हैं लास्ट टाइम पे रिवाइज के लिए, उसको आप बना लीजिए, लेकिन PPT बार बार पढ़ते रहिए। मैं कहूंगा 3 से 4 या 5 बार PPTs को रिवाइज करिए और आपको PPT रिवाइज करने में भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने मेंस के टाइम पे ही सर की PPT, जबकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मैंने 3 से 4 बार रिवाइज करके गया था और उसको मैंने यूटिलाइज किया अपने आंसर्स लिखने में। क्वेश्चंस इस बार बहुत अनकन्वेंशनल थे, आप लोग ने सबने पेपर 1 का पेपर देखा होगा, तो काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस थे जो कि आप डायरेक्टली पढ़ के गए हैं तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी लिंक करने का तरीका सीख रखा है कि अगर बहमनी के बारे में पूछ रहा है तो किंगडम तो सेम है, तो जो साउथ इंडिया में हो रहा होगा वो वहाँ पर भी हो रहा होगा। तो अगर वो तरीका आप कहाँ से, वो जब आप क्लास कर रहे हैं ना, तो सर आपको वो चीज़ सिखाते हैं कि आपको वो रटाने का। मैंने तो जितने भी साल, 1 साल ऑलमोस्ट मैंने सर का कोर्स किया, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि सर कह रहे हैं कि ये PPT में जो लिखा है ना याद कर लेना, यही तुम्हारा जो है मूल मंत्र है। सर ने कभी ऐसा नहीं बोला सर। और सर PPT देखते भी नहीं है, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, सर को PPT देखने की भी जरूरत नहीं है। सर बस पढ़ा रहे हैं, अपने फ्लो में पढ़ा रहे हैं, बीच में स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, उसके बाद दोबारा से बेसिक पे आते हैं और फिर वो इंटीग्रेटेड चल रहा है, सारा कॉन्टिनम है, एक कॉन्टिन्यूम की तरह होगा। शुरू करेंगे वो एंशिएंट से, लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री तक वो एक कॉन्टिन्यूटी है। और वो कॉन्टिन्यूटी सच में, क्योंकि हिस्ट्री में कॉन्टिन्यूटी है तो सर के तरीके में भी कॉन्टिन्यूटी है। तो जब आप वो चीज को कंटिन्यू, आप हर एक टॉपिक को एक कॉन्टिन्यूस तरीके से देखिए। मुगल्स को दिल्ली सल्तनत के साथ लिंक कीजिए, दिल्ली सल्तनत को अर्ली मिडिवल से लिंक कीजिए, अर्ली मिडिवल को पोस्ट हर्ष से लिंक कीजिए। और वो हर एक चीज में आप, सर अगर ठीक है सपोज कुछ क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे जो नए हर साल आएंगे और हो सकता है सर ने वो क्लासेस में कंप्लीट भी ना किए हों, लेकिन आप सर की PPTs को यूज कीजिए, आप उसकी नॉलेज को यूज कीजिए कि मुझे लिंक कैसे करना है। अगर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल आ रहा है तो मुझे लिंक कैसे करना है कि पॉलिटी उस टाइम की कैसी है, वो तो सर ने आपको सिखाया है। फ्यूडलिज्म आपको सिखाया है, आपको इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में सिखाया है, आप उसको लिंक करके एटलीस्ट 2 पेज तो लिख सकते हैं ना। तो वो नॉलेज को यूज कीजिए, पहले बेस अपना जो है PPTs के थ्रू तैयार कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो आप एक जो बेसिक बुक्स हैं उसको एक बार देख सकते हैं अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूव होती है। आपको पता चलता है कि आपको कितने कम वर्ड में जो अपनी एक अच्छे सेंटेंस फ्रेमिंग करने का तरीका है वो कैसे की जा सकती है।
तो उस चीज़ को आप कीजिए, हर एक एंशंट के लिए आप मैपिंग कीजिए, आप सर की पीपीटीज़ का यूज़ कीजिए। मिडिवल में भी मैं ज़्यादातर जो है वो डिपेंड किया हूँ मिडिवल में सर के नोट्स पे ही, जो सर के नोट्स हैं, और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट ही आते हैं। पेपर 1 की खासियत ये है कि अगर आपका फैक्चुअल डिटेल अच्छी है ना, तो आपको एडवांटेज होता है। तो पेपर 1 के लिए सजेशन ये है कि आप जितना रिवाइज कर सकते हैं पीपीटीज को, और जो भी आपके छोटे नोट्स बने हैं, और आपकी इवन जो प्री की नॉलेज होगी, फैक्चुअल नॉलेज, उसको जितना रिवाइज करेंगे, उसको आपको वहाँ रिफ्लेक्ट करने में आसानी होगी, जल्दी आप वहाँ पे लिख सकते हो। और पेपर 1 थोड़ा सा मार्क्स देने में, जो मैंने अब थोड़ा रियलाइज़ किया कि मार्क्स पेपर 1 में थोड़े ज़्यादा आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे फैक्चुअल डिटेल इंक्लूड कर रहे हैं। पेपर 2 में आपके पास फैक्चुअल डिटेल लिखने की थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, वहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी का ज़्यादा यूज़ होता है, वो एनालिटिकल पेपर है। तो पेपर 1 के लिए आप जितने फैक्ट्स तैयार कर सकते हैं, ये नहीं कि आप केवल फैक्ट्स में ही डूब जाएं, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग वहाँ भी यूज़ ही होगी। आप फ्यूडलिज्म के बारे में लिखेंगे, आप मुगल्स के बारे में लिखेंगे, आप दिल्ली सल्तनत के बारे में, विजयनगर के बारे में लिखेंगे, वो हर जगह एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग का यूज़ है। और वहाँ पे हिस्टोरियंस को भी आप, वो क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा कि आप हिस्टोरी बताइए कि हिस्टोरियंस का इस बात पे क्या मानना है, विजयनगर के बारे में हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, रोमिला थापर जो है वो वैदिक पीरियड के बारे में क्या बोल रही हैं, आर एस शर्मा क्या बोल रहे हैं, या जो बी डी चट्टोपाध्याय हैं उनका जो है उस पर क्या मानना है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप कहीं इंक्लूड कर सकते हैं क्या, आप कंक्लूजन में इंक्लूड कर दीजिए कि इस तरह से देखा जा सकता है कि रोमिला थापर इस बारे में ये बोल रही हैं और हमें इस तरह से देखना चाहिए। तो आप कहीं कहीं बस ट्राई कीजिए। मैंने इस बार हर एक अपने क्वेश्चन में ट्राई किया था कि मैं हिस्टोरियंस को ला सकूं। आप 10-12 हिस्टोरियंस जो मेन हिस्टोरियंस हैं इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के, उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि किस टॉपिक पे उन्होंने बोल रखा है, और उसको वहाँ पे यूटिलाइज कीजिए। जहाँ तक एंशिएंट मिडिवल की ये बात हुई, वर्ल्ड जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जब सर आप पढ़ा रहे हैं, आपको मॉडर्न अपना आप कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि आप फैक्चुअल डिटेल की तरफ मत भागें, क्योंकि फैक्चुअल डिटेल आप ऑलरेडी जीएस के लिए पढ़ेंगे। जीएस जब आप अपना प्री के तैयार करेंगे उसमें फैक्चुअल डिटेल पढ़ेंगे, तो वो आप ऑप्शनल से पहले एक बार रिवाइज कर लें कि आपको जो है जब सर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग देंगे तो उसमें आपको लिंक करना है। वहाँ पे फैक्चुअल डिटेल का काम केवल आपको आर्गुमेंट जो आपने लिखा है उसको सब्सटेंशिएट करना है। तो जो जैसा सर बताते हैं कि फैक्ट्स आर जस्ट दी एग्जाम्पल्स टू सब्सटेंशिएट, तो फैक्ट्स के पीछे मिडिवल मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में बिल्कुल मत भागिएगा, एनालिटिकल पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। कांग्रेस अगर 1885 में आ रही हो तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और वो बैकग्राउंड को आप समझ के रखिए, उसको यूज कीजिए। वो कहीं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आप उसको यूटिलाइज करोगे। अगर आप देखेंगे कि 1920s में जो एक नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है वो चेंज हो रहा है, तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, वो सर आपको उस बैकग्राउंड के बारे में जब बताएंगे तो आपको वहां आइडेंटिफाई करना है, ओके ये बैकग्राउंड है और मुझे इस तरह से ही लिखना है। और फिर आप फैक्चुअल डिटेल्स का यूज करेंगे कि हाँ ओके 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है, इसी वजह से एक बैकग्राउंड ये तैयार हो रहा है। इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इस वजह से वो दूसरा बैकग्राउंड तैयार कर रहा है। खिलाफत मूवमेंट के लिए भी बेस तैयार हो रहा है। ये सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन एनालिटिकल सर आपको सिखाएंगे कि किस तरह से एक दूसरों को लिंक करके आपको आंसर्स लिखना है। मॉडर्न के लिए भी बेस इससे होगा। उसके बाद में अगर आपके पास वक्त है और आप अपने जल्दी सिलेबस खत्म कर लें तो एक बार शेखर बंदोपाध्याय जरूर पढ़ लें। शेखर बंदोपाध्याय से आपको हिस्टोरियोग्राफी भी अच्छी मिल जाएगी, और साथ में जो है जहाँ तक, क्योंकि मैंने बीए में उसको काफ़ी बार पढ़ा, एमए में भी मैंने पढ़ा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इनरिचिंग है। वो किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं लिखते हैं, उन्होंने जो भी अंटिल 2000 जो भी हिस्टोरियोग्राफी में वर्क हुआ है उनके पर्सपेक्टिव से उन्होंने उसको लिखा है। और मॉडर्न इंडिया में जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट अब उस बुक से आने लगे। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्पेशली सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शेखर बंदोपाध्याय रेफर करें, लेकिन उसके बाद पहले अपना बेस जो है नॉलेज कवर कर लें। जहाँ तक वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल है तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि बहुत वास्ट है, और मेरा मानना है कि पेपर 2 में आप ट्राई करें कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करें, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री। उसका रीज़न ये है क्योंकि मॉडर्न इंडिया में आपके पास ज़्यादा कमांड होगी, हिस्टोरियोग्राफी भी आपके पास ज़्यादा होगी, और कि आप जब शेखर बंदोपाध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी काफ़ी वास्ट अमाउंट में मिलेगी। आप अपने हिसाब से कि कितना आपको रिकॉल कर सकते हैं और कितना आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस हिसाब से हर एक टॉपिक पे नोट्स बना लीजिएगा। ऑप्शनल का ये एक और बात है कि हर एक टॉपिक पे ट्राई कीजिए नोट्स बनाइए, क्योंकि हो ये रहा है कि सिलेबस क्योंकि वास्ट है और क्योंकि इतिहास कभी चेंज नहीं होता है ऑलमोस्ट,
तो उसमें यूपीएससी का एक नया तरीका ये है कि सिलेबस के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आज तक कवर नहीं किए गए हैं वो कवर करेंगे। तो इस साल जो है काफ़ी जो GS1 में आप लोग ने देखा होगा कि GS1 में ऑलमोस्ट वो टॉपिक लिए गए जो नेग्लेक्टेड थे। बहमिनी से लेके आपका अशोका के ऊपर अशोका बुद्धिज्म से लिंकेज पूछा गया, और जो मेगालिथिक्स के जो वो हैं ग्रेप्स हैं वो सब पूछे गए। तो वो सब नेग्लेक्टेड टॉपिक हैं, हम यूजली उन पे फोकस नहीं करते हैं। तो बेसिक नोट्स उन पे तैयार कर लीजिए, सिलेबस के हर एक टॉपिक पे तैयार कीजिए। स्पेशली एंशिएंट एंड मिडिवल में वो अभी फिर से ये ट्रेंड होगी कि आने वाले जो नेग्लेक्टेड टॉपिक है वहीं से पूछे जाएंगे, और आपके पास थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज होगी और उसको आप थोड़ा एनालिटिकल माइंड और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से लिंक करके लिखेंगे तो आप आराम से उन 15 या 20 नंबर वाले क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हो। मॉडर्न के लिए आपको शेखर बंदोपाध्याय बाद में पढ़ना है, पहले आप पीपीटी से अपना बेस तैयार कर लीजिए, सर जो आपको समझा रहे हैं उस पर बेस कर लीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें कर लीजिए जो भी शेखर बंदोपाध्याय में, और पीवाईक्यू ज़रूर देखिए। पीवाईक्यू में आपको पता लगेगा कि किस लेवल पे आपको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, किस लेवल पे आपको फैक्चुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और अभी जो है ट्रेंड वो क्या चल रहा है कि किस एरिया थीम आइडेंटिफाई करना पीवाईक्यूज के थ्रू ही हो सकता है। आप थीम आइडेंटिफाई कीजिए कि अर्ली मिडिवल की तरफ ज़्यादा झुकाव है या मिडिवल में इस एरिया पे ज़्यादा झुकाव है, या जैसे आप देखेंगे जैसे मिडिवल में आप पेपर उठा के देख लीजिए, लास्ट के 5-6 साल में हर साल मराठास से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक नेग्लेक्टेड एरियाज रहा है, उस पर रिसर्च थोड़ी सी रिलेटिवली कम हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली रिलेटिवली बढ़ रही है तो उस पर क्वेश्चंस आएंगे, विजयनगर पे क्वेश्चंस आएंगे, फेमिनी जो है एक नेग्लेक्टेड एरिया रहा है उस पर क्वेश्चंस आएंगे, आपके नॉर्थ ईस्ट से अहोम पे क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि वो एक नेग्लेक्टेड रीजन था, 1 से 2 साल पहले सर शायद क्वेश्चन आया था अहोम पर, तो वो एक नेग्लेक्टेड रीजन है और उस पर हो सकता है फिर से क्वेश्चन आए। तो सिलेबस के उन पीवाईक्यू और सिलेबस को मर्ज करके देखिए कि क्या एरियाज हैं जिन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और आप उन पे आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हाँ वो आपको एज देंगे। वो क्योंकि अगर आप जो और लोग होंगे जो केवल एक किसी मटेरियल पे डिपेंड कर रहे होंगे, इन्होंने पीवाईक्यू और सिलेबस को मर्ज करके नहीं देखा होगा, तो वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको नहीं आइडेंटिफाई कर। जैसे इस साल भी क्वेश्चन आया था, शायद मालवा पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, और मालवा पेंटिंग क्योंकि आप मैं उसको पढ़ के गया था, उसका रीजन ये था कि एक तो जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो मेरी पेंटिंग्स के बारे में सर ने एक कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाया था वो था, दूसरा ये था मैं जब पीवाईक्यू देख रहा था तो मैं देखा कि सिलेबस में इस एरियाज को लिखा गया है कि जो दिल्ली सल्तनत और मुगल से पहले का पीरियड है उसको लिखा गया है, लेकिन उस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, तो क्वेश्चन तो आएगा। तो क्वेश्चन अब क्योंकि डायनेस्टीज के बारे में उसमें ज़्यादा नहीं है, आपको उस डायनेस्टीज के उस पीरियड के डायनेस्टीज के बारे में नहीं पता है, तो क्वेश्चन किस हद से आएगा, तो या तो वहाँ की इकोनॉमी से आएगा या वहाँ के कल्चर से आएगा। तो मैं इसलिए उसको आइडेंटिफाई करके गया था, और मेरे छोटे से नोट्स तैयार थे कि इस पे मुझे ऐसा लिखना है, क्योंकि मालवा पेंटिंग है जो चौर पंचस्य का स्टाइल से इवॉल्व हुई है, तो उसके चौर पंचस्य का स्टाइल के जो भी फीचर्स हैं वो मालवा पेंटिंग्स में आपको मिलते हैं। तो वो मेरा कंसेप्चुअल बेस तैयार होने की वजह से, और मैंने पीवाईक्यू और सिलेबस को मर्ज करके देखा था, तो वो मुझे थोड़ी आसानी हुई इन क्वेश्चंस को। तो पीवाईक्यूज को ज़रूर देखिए, और जब आप एक बार सिलेबस तैयार कर ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली में जब आपकी क्लासेस चलती हैं तो भी आपसे आंसर राइटिंग कराई जाती है, उससे आपका काफ़ी हेल्प रहती है, स्पेशली प्रेजेंटेशन में आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि नॉलेज एक टाइम के बाद सबको हो जाएगी। आपको दिल्ली सल्तनत आपको सीख जाएंगे, आपको गुर्जर प्रतिहार के बारे में सीख लेंगे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में सीख लेंगे, गुप्ताज के बारे में सीख लेंगे, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है। ऑप्शनल पेपर को ख़त्म करना एक चैलेंज तो होता है, क्योंकि आपने ऑप्शनल में हर किसी को नॉलेज है, लेकिन वहाँ टाइम के अंदर ख़त्म करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो आपको 2 पेज में भी लिखना है, 3 पेज में लिखना है, मैक्सिमम 4 पेज में लिखना है, तो आप ख़त्म कैसे करेंगे? उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन सीखना होगा कि मुझे जो इंट्रो देना है वो मुझे 2 लाइन में देना है, लेकिन 2 लाइन में बहुत क्रिस्प इंट्रो देना है। और वो जब आप यहाँ पे आंसर राइटिंग सर कराते हैं तो सर जब डिस्कस करते हैं तो आप वो देखिए कि आप किस लाइन पे सोच रहे थे और सर ने किस लाइन पे सोचा है। मैं यही करता था जब यहाँ पे आंसर राइटिंग होती थी, तो सर 3 क्वेश्चन देते हैं यूजली, अब क्योंकि जब मेरा एंशिएंट इंडिया कवर हो तो मैं ओनली एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन करता था, तब मेरा जो आंसर इंट्रो होगा वो बहुत ही उसी के आसपास ही होगा कि गुप्ता के बारे में पूछा है तो गुप्ता वाज अ प्रोमिनेंट एम्पायर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब सर लिखते थे तो सर लिंक करते थे उसको, पीछे से लिंक करेंगे कि किस तरह से मौर्यास थे और मौर्यास का कॉन्टिन्यूटी गुप्ता में मिल रही है, वो जब कंक्लूड करें तो गुप्ता को वो आगे पोस्ट हड़प्पा से पोस्ट हर्ष से लिंक कर देंगे। तो वो एक लिंकेज सर ढूंढते थे ना, तो फिर मैंने भी सीखा कि मुझे भी लिंकेज करना बहुत जरूरी है। जब आप इंट्रो दे रहे हो कंक्लूड कर रहे हो तो आपको जितना वास्ट आपका लैंडस्केप होगा,
आपका जितना बड़ा परिप्रेक्ष्य होगा आप उसको उस तरह से लिंक करके लिख सकते हो। इंट्रो एंड कंक्लूजन, जब बॉडी पार्ट लिख रहे हैं तब आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आसपास ही रहिए, लेकिन जब आप इंट्रो दे रहे हो तो आप जितना वास्ट रखेंगे उसमें आपके इवेल्युएटर को भी पता लगेगा कि आपके पास नॉलेज है और आप लिंक करना जानते हो। तो वो चीज आप सीखिए कि सर किस तरह से इंट्रो लिखते हैं, सर जब कंक्लूड कर रहे हैं तो वो किस तरह से लिख रहे हैं, सर के पीछे अंडरस्टैंडिंग माइंड में क्या चल रहा है सर के, कि सर क्यों लिंक कर रहे हैं उस दूसरे को, तो वो उस चीज का आपको फायदा मिलेगा। जब आंसर राइटिंग करिए उसके बाद में जब यहाँ से आप आंसर राइटिंग एक बेसिक सीख लेते हैं तो उसके बाद आप पीवाईक्यू लिखना शुरू कीजिए। आप किसी कोचिंग मटेरियल के पीछे मत जाइए कि कोचिंग मटेरियल जो है ना वो क्वेश्चंस बना रही है और मैं उस पर लिखूंगा। यूपीएससी अपने आप में एक इतना ज्यादा सिलेबस दे चुका है, इतने ज्यादा पीवाईक्यू है कि अगर आप वही लिख लिए उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसके आसपास ही होगा, क्योंकि सिलेबस हिस्ट्री का नहीं चेंज होता है, मोर और लेस सेम रहता है। हिस्टोरियोग्राफी अगर कुछ नई आ रही है, नया पर्सपेक्टिव आ रहा है तो सर आपको वो ऑलरेडी क्लास में कवर करा देते हैं। तो उस पीवाईक्यू जब आप देख रहे हैं तो पीवाईक्यू से आपको हेल्प मिलेगी कि हर एक टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्वेश्चन है उसका, क्या आंसर्स हैं, और मुझे किन किन थीम को आइडेंटिफाई भी कर लीजिए कि ये थीम है, ये पूछा ही जाता है और ये थीम अभी तक नहीं पूछा गया है तो इस पर आने के चांस ज्यादा है। तो वो चीज आप कीजिए, पीवाईक्यूज अच्छे से लिखिए। और जब आपका ऑप्शनल एक बार कवर हो जाता है तो ये मेरी पहले अटेम्प्ट में काफी गलती रही थी कि मैंने रिवाइज कम किया, क्योंकि मैं ऑप्शनल में, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मेरा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन है, तो हम फोकस फैक्ट्स पे नहीं करते हैं, हम एनालिटिकल पे करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग पे करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमारा फोकस हिस्टोरियोग्राफी पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा होता है, मैं ऑनर्स हूँ। तो उसका रीज़न ये था कि मैं जो सोचता था कि मेरा तो कंप्लीट कर लूँगा मैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी उसी पैटर्न पे आएंगे, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा बैकफायर किया क्योंकि मेरा फैक्ट्स जो है वो कमज़ोर था उस टाइम पर, क्योंकि मैं तैयार नहीं करता हूँ फैक्ट्स वगैरह, मैं प्री के लिए भी तैयार नहीं करता हूँ, मैं प्री में भी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही आंसर्स लगाता हूँ, मैं मेंस में GS1 में भी प्री के जो अपनी नॉलेज है कंसेप्चुअल उसी के बेस पे आंसर करता था। तो क्योंकि पेपर 1 फैक्चुअल है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा इशू आया कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था चीज़ें, क्योंकि मैंने रिवाइज कम किया था फैक्ट्स को लेके, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ठीक था, तो वो मेरी गलती थी। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप पेपर 1 पेपर 2 को बहुत अच्छे से बार बार फैक्ट्स को बार बार देखते रहिए, टॉपिक वाइज जब आप देख रहे हो तो उसमें आप एक पेज में लिख के रखिए कि इस टॉपिक में इतने इतने फैक्ट्स हैं, मैं कहीं कहीं यूज करूंगा उसको आप नोट्स बना के रखिए, उसको रिवाइज कीजिए। कम से कम जब आप अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं प्री से पहले आप, क्योंकि प्री से अब आप देंगे, सपोज जून में आप प्री की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, तो आप दिसंबर तक अपने सिलेबस को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम जो है रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, उसके छोटे नोट्स बनाइए, क्योंकि प्री और मेंस के टाइम पे आपको लिखना है और केवल रिवाइज करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो प्री से पहले अपना कम से कम 3 बार ऑप्शनल को रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद जब आप GS पढ़ रहे हो तो उसको यूटिलाइज करना सीख लीजिए कि GS में किस तरह से, स्पेशली आप देखोगे GS2 GS1 के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट के 2 से 3 साल में सारे ऑप्शनल के क्वेश्चंस हैं। इस साल भी जो पूछा गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 इज द वॉर फॉर पीस, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो हमारे ऑप्शनल में आ चुका था, तो मैंने वही लिखा। स्पेशली इस साल दूसरा क्वेश्चन ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था या नहीं हुआ था, वो सब लिख के आ रहे थे कि हाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी हुआ ही था, सब रीजन था, लेकिन मैंने उसमें लिखा तीर्थंकर रॉय का आर्गुमेंट कि नहीं, कुछ जगह पे नहीं हुआ था और हुआ भी था, उसको सब्सटेंशिएट किया। तो वो GS1 में वो बेनिफिट देगा आपको, जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट है ना, ऑप्शनल का सबसे बेनिफिट ये है कि आपको GS1 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन आप सोसाइटी में अपनी नॉलेज को, ऑप्शनल की नॉलेज को यूज कर सकते हो। तो GS1 में आपको एज है, और GS1 में मार्क्स कम आ रहे हैं, लास्ट ईयर बहुत लोगों के मार्क्स कम हुए, इवन जिनको रैंक बहुत अच्छी मिल सकती है, मेरे काफी फ्रेंड हैं, उनकी रैंक केवल इसी वजह से डाउन हुई क्योंकि उनके GS1 में 80 to 70 मार्क्स रह गए। उसका रीजन ये था क्योंकि ऑप्शनल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ऑप्शनल की नॉलेज किसी के पास, इसलिए हम भी ये सोचते हैं कि GS में हम नॉलेज क्यों ऑप्शनल की यूज करेंगे, ऑप्शनल की नॉलेज आपको GS1 में यूज करना ही है। तो GS में आप एक इंटीग्रेटेड तरीके से सोच के रखिए कि जो भी आप ऑप्शनल को पढ़ रहे हैं हर एक पेपर में उसका यूटिलाइज होगा। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप मेंस क्लियर कर रहे हैं, और मैं सभी को विश करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपना प्री और मेंस क्लियर करें, और जब आप इंटरव्यू स्टेज में जा रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, आपका इंटरव्यू ऑलमोस्ट अराउंड हिस्ट्री ही रहेगा। ये बहुत, अब जैसे सपोज मेरे से जिस बार जो इंटरव्यू मेरा रहा उसमें से अराउंड 28 to 29 क्वेश्चन थे, जिसमें ऑलमोस्ट 22 to 23 हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। एक मेरा क्वेश्चन था कि विच रूलर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्पेशली वुड यू वुड हेट, और औरंगजेब वाज आउट ऑफ इट, तो वो मेरे को बताना था। देन
इन विच पीरियड वुड यू लाइक टू लिव अंडर, तो वो मैंने एम्परर अशोक बोला। तो फिर उनका ये क्वेश्चन था कि सपोज इन फ्रंट ऑफ यू, यस, इन फ्रंट ऑफ यू एम्परर अशोक इज सिटिंग, सो आस्क हिम 3 क्वेश्चंस। तो मैं जो भी क्वेश्चन 3 पूछा, उसके बाद आवर चेयरमैन सर सेड दैट ओके नाउ आई एम अ मैजिशियन एंड आई एम मेकिंग यू एम्परर अशोक, सो नाउ आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। हिस्ट्री से सारे मेरे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हिस्ट्री से रिलेटेड थे, ऑलमोस्ट 20 के अराउंड हिस्ट्री से थे। तुमसे हमारी मुलाकात नहीं, yes. इसको क्या जवाब तुम औरंगजेब के बारे में किस फिट करेंगे? सर मैं आई आंसर्ड मीर शाह बिफोर दिस मीर शाह, yes, elder brother of Zainul Abidin. Zainul Abidin. So I answered that कि he was very sectarian in his approach and उस तरह से, तो वो आप माइंड अपने कश्मीर से जो ब्राह्मण सबको निकाला था, कश्मीर से जो ब्राह्मण सबको निकाला था मीर शाह, तो बड़ा एप्रोप्रिएट आंसर दिया, क्योंकि 2 ही स्कोप थे, या तो उसने औरंगजेब से भी ज्यादा कोई कट्टर शासक का नाम ले लिया जाए या फिर ब्रिटिश की तरफ बढ़ जाया जाए। इसमें कोई रास्ता नहीं था, यही सब दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। तो आपके ऑप्शनल से सारे ज्यादा, मतलब लास्ट ईयर मेरे से ऑप्शनल से कम क्वेश्चन थे, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। और क्योंकि हमारे जो चेयरमैन होते हैं या जो भी हमारे सीनियर पैनल मेंबर्स होते हैं, उनको हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट आता है, सभी हिस्ट्री पढ़े होते हैं, वेल रेड होते हैं, वेल स्टडीड होते हैं, तो हिस्ट्री में उनको काफी इंटरेस्ट होता है। उस तरह के क्वेश्चंस भी सर पूछते हैं, और वहाँ पे आपका फैक्चुअल डिटेल वहाँ यूज नहीं होती, आपके एनालिटिकल ही माइंड यूज होगा। तो वहाँ अगर आपने अपनी ऑप्शनल पेपर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से कवर किया है तो आपको यूजफुल होगा। तो आपको इंटरव्यू स्टेज में भी ऑप्शनल अपना यूजफुल रहेगा, और उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, काफ़ी बार रिवाइज। वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू के स्टेज पे भी मैंने सर की हेल्प ली थी, और सर के जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं, किस तरह से मुझे अप्रोच करना चाहिए, वो सर ने सिखाया भी है कि किस तरह से आपको बैलेंस रहना होता है, वो है। तो आप ऑप्शनल अपना अच्छे से कीजिए और जीएस में उसको यूटिलाइज करते रहिए। और वो जो डर आपको है, स्पेशली हिंदी मीडियम को जो एक डर बना हुआ है कि आपका जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसका रीज़न मैं मानता हूँ क्योंकि इनरिचिंग कंटेंट नहीं है अवेलेबल, जो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो जाता है वो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा लैक करता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हम उसको लिंक नहीं करते। लेकिन हम इनरिचिंग कंटेंट लेके आ चुके हैं, इस सबको काम नहीं दिया, तुम लोगों को काम दे जाएगा। समझ रहे हो ना? अब हम इंग्लिश मीडियम की कमी नहीं खलने देंगे, जैसे हमने हिस्ट्री में इसको इंग्लिश मीडियम की कमी नहीं खलने दी ना, एक्सेप्टेड दिस, द सेम विल हैपन इन जनरल स्टडीज एज वेल। अब जनरल स्टडीज में भी आपको इंग्लिश मीडियम की कमी नहीं खलेगी। आप हमारे कंटेंट उठा के देखिए एक बार बढ़िया से, थॉरोली, आप देखेंगे बेस्ट कंटेंट है वो। तो उसी तरह से आपको जीएस में जिस तरह से सर बोल रहे हैं कि सर का भी प्रोग्राम आ चुका है, तो उसमें आपको हेल्प तो मिलेगी ये, क्योंकि मुझे पता है अगर ऑप्शनल में मुझे हेल्प मिल रही है तो जीएस में भी सर का जो पैटर्न रहेगा वो मोर और लेस सेम रहेगा। आपको रटाने पे फोकस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर ने जब शुरुआत ऑप्शनल की थी तो सर ने यही बोला था कि अभी आप थोड़ा सा पीपीटी से भी दूर रहिए, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो नई एनसीईआरटीज़ हैं। और एनसीईआरटी में आपको याद नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से लीजिए। तो सर एनसीईआरटी में भी वही फोकस करते हैं कि लिंक करना एक दूसरे टॉपिक को और एक फ्लो में पढ़ना, और वो जीएस में भी सर उसी तरह से करेंगे। और आई होप कि आप सभी को फ़ायदा होगा उस चीज़ का। और एक बार कंटेंट कवर होने के बाद पीवाईक्यू आपके लिए एक तरह से बाइबल है। आप क्योंकि पीवाईक्यू ही है जो आपको बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जाना है, एक कॉम्पस की तरह काम करेंगे। पीवाईक्यूज की हेल्प लीजिए, जीएस में भी लीजिए अच्छे से, और आप उसको सिलेबस के साथ मर्ज करके हमेशा देखें, जीएस में भी देखें, ऑप्शनल में भी देखें। आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन अगले साल आने वाला है, क्योंकि होगा ये या तो वो बहुत रिपीटेड थीम होगा जो आएगा, या फिर जो नेग्लेक्टेड थीम है वो आएगा। जैसे इस बार जीएस 1 में चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में पूछा गया है, क्योंकि वो जीएस 1 में और 2 में मेंशन्ड है, लेकिन क्योंकि वो अभी तक नहीं पूछा गया था वो पूछा गया। तो आप सिलेबस और पीवाईक्यूज को जब देख रहे हैं ना, 10 साल के 15 साल के आप पेपर देख लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा थीम ये है, मुझे इस पे नोट्स तैयार होना चाहिए। 1 या 2 पेज के नोट्स तैयार कीजिए। जब आपके पास प्री के बाद आपके पास टाइम कम होता है तो रिवाइज करने के लिए छोटे नोट्स होना बहुत जरूरी होता है। 1-1 पेज 2-2 पेज की अपने जो मेन चीज़ है उस पर। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था उससे पहले मैं जो नोट्स बनाता था वो मेरे बहुत बल्कि नोट्स होते थे, क्योंकि मैं सेंटेंस फ्रेमिंग पे बहुत ध्यान देता था कि मुझे सेंटेंस ऐसे लिखना है। लेकिन जब मैंने रिवाइज करने पे आया वो रिवाइज होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सेंटेंस पे ही पढ़ते जा रहे हैं और टाइम बहुत लगता है। तो जब आप नोट्स बना रहे हो ना, बहुत एक पेज A4 शीट लीजिए, उसमें डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए कि आपको अगर कुछ नया ऐड करना है स्पेशली जीएस में, तो आप उसका क्योंकि न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर काफ़ी उसमें यूजफुल रहेगा, तो आपको एडिशन करने में हेल्पफुल रहेगी। तो हर एक थोड़ा सा स्पेस दीजिए, स्पेशली सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन के बेस पे लिखते हैं क्योंकि, तो न्यूज़पेपर्स की काफ़ी हेल्प होगी। GS1 में अगर आप सपोज GS1 आप पढ़ रहे थे, हिस्ट्री आप पढ़ रहे थे, नोट्स बना रहे थे, उसमें आपको पता है कि ऑप्शनल का यहाँ पे थोड़ी नॉलेज यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो वहाँ पे उसको लिख लीजिए कि ये जो है ना इस टॉपिक की मेरी ऑप्शनल की यूज़ होगी और मैं उसको रेफर कर लूँगा। तो GS1 ज्योग्राफी भी जैसे आप बना रहे हैं तो उसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए। ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है उसमें आपको फिगर्स हमेशा ट्राई करना है कि फिगर्स उस ज्योग्राफी के आंसर में आ सके, फिगर्स आएगा और साथ में जो है फैक्चुअल डिटेल्स, कुछ नॉलेज है आपकी ज्योग्राफी की जो प्री में आपने पढ़ी है उसको यूटिलाइज कीजिए। जहाँ तक GS2 की बात है तो GS2 में आप पॉलिटी के जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उस पर ध्यान दीजिए, कमेटीज़ वगैरह पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको बैकग्राउंड पता है, जो कि आपको क्लासेस में बताया जाएगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी केस अगर होगा, केस स्टडी अगर होगी, तो उसका बैकग्राउंड आपको पता होगा, तो आपको रिकॉल करने में बहुत हेल्प रहती है। और ट्राई कीजिए कि कुछ क्वेश्चंस में जो है केस लॉज हैं वो आ सकें, कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस आ सकें। पॉलिटी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके दो हमेशा रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का ट्राई करें और दूसरा जब अपना कंक्लूड कर रहे हैं तो कमेटीज़ वगैरह का मेंशन करें। कमेटीज़ से जो है काफ़ी हेल्प रहती है। IR में करंट अफेयर बेस्ड ही ज़्यादातर होता है, और IR में क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत हेल्प रहेगी, जो भी अभी की वर्ल्ड यूरोपियन यूनियन में जो भी हो रहा होगा। और क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ऑलमोस्ट अप टू 2008 के आसपास सर आप कवर कराते हो, क्योंकि सर जो लास्ट में 2 कंटेम्प्रेरी क्लास लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट कोविड-19 के टाइम तक सर ने मेरा कवर करा रखा था। तो एक ओवरऑल पिक्चर मुझे थी कि यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, या साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, तो उसके आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। तो IR में आपको काफ़ी हेल्प वहाँ से मिल जाती है। और साइंस वगैरह का क्योंकि आप प्री पढ़ोगे तो साइंस का ज़्यादातर पेपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो उसके आप उस टाइम पे ही तैयार कर सकते हो साइंस वगैरह को। इकोनॉमी आप तैयार कीजिए, इकोनॉमी में स्पेशली एग्रीकल्चर को तैयार कीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के 2 से 3 क्वेश्चन तो लेंदी क्वेश्चन और 2 या 3 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर को अच्छे से तैयार कीजिए। और इथिक्स में वही है कि इथिक्स में जो एक बेसिक थ्योरीज है उसको तैयार करके, लेकिन यूज़ बहुत कीजिए एग्जाम्पल्स का। और हिस्ट्री अपना माइंड खोल के रखिए। हिस्ट्री जब भी आप सर पढ़ा रहे हैं, मैं यही करता था, मैं जब अपना सेकंड रिवीजन कर रहा था मैं अपना माइंड खोल के रखता था कि ये वाला एग्जाम्पल सर ने दिया है मैं कहाँ यूज़ करूंगा, और वो आपको बहुत हेल्प रहती है कि आपके पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होगी कभी भी। तो वो एक इंटीग्रेटेड जब आप अप्रोच रखेंगे ऐसे में काफ़ी हेल्प रहेगी, स्पेशली हिस्ट्री की, क्योंकि आप सभी ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आप शुरू कीजिए, और आपके पास तो हिस्ट्री की कमी है ही नहीं। मतलब इतनी स्टोरीज हैं मेरे पास, किसी भी टॉपिक को शुरू करने के लिए मुझे इंट्रो की कभी टेंशन होती नहीं है कि मुझे ऐसे में इंट्रो देना क्या है, क्योंकि है ही मेरे पास इतना कंटेंट। एंशिएंट से मैं लाऊंगा, मॉडर्न इंडिया से लाऊंगा, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री से ला सकता हूँ, मैं कहीं से भी ला सकता हूँ। तो आप ऐसे की टेंशन लेना कम कीजिए। ऐसे जब आप लिखेंगे तो आपको एक पैटर्न सिखाया जाएगा कि इस लाइंस पे, और सबकी अपनी एक इंडिविजुअल स्टाइल होती है। इंडिविजुअल स्टाइल को कभी मत छोड़िए, इंडिविजुअल स्टाइल पे ही मार्क्स दिए जाते हैं। टॉपर्स की कॉपी एनालाइज कीजिए कि वो कंटेंट में क्या लिखते हैं, लेकिन उनके कभी पैटर्न को ना एग्जैक्ट फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए। सबके अपने अपने स्ट्रेंथ हैं, सबके अपने अपने वीकनेस हैं। तो मेरी स्ट्रेंथ अगर हिस्ट्री होगी तो हो सकता है मेरी स्ट्रेंथ जो वीकनेस है वो सोसाइटी हो, तो अब मैं जो अपने सोसाइटी के आंसर लिख रहा हूँ वो बहुत अच्छे नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री के मैं ठीक लिख ले रहा हूँ। सबके अंडरस्टैंडिंग अलग होती है और सबका तरीका प्रेजेंटेशन का अलग होता है। किसी का फ्लो में बहुत अच्छा आंसर आते हैं, किसी के पॉइंट्स में आते हैं, कोई एक इंडिविजुअल पैटर्न नहीं है। और ये यूपीएससी भी आपको जो आप में जो मिथ फैलाया जाता है कि पॉइंट वाइज ही लिखना है और इस तरह से ही लिखना है, कोई भी पैटर्न नहीं होता है। एक आप नेचुरल फ्लो में जो आप लिख रहे हैं वो लिखिए, लेकिन लिंक कीजिए। टॉपिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही लिखिए, आसपास में मत घूमिए कि ये है तो इससे वजह से तो ये होगा और ये इस वजह से ये भी होगा। आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसको पहले कवर कीजिए, उसके बाद अगर आपके पास स्पेस है तब आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज दिखाइए। जो पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दें। जीएस में सबसे ज़्यादा होगा, जीएस में क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसपे आपको नॉलेज नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ए है हम लिख रहे हैं डी के बारे में, वो बिल्कुल मत कीजिएगा, वो बैकफायर करता है। अगर ए है तो आप मैक्स टू मैक्स A.2 के आसपास लिख सकते हैं, A.3 के आसपास लिख सकते हैं, तो उसको आसपास ही रखिए, ज़्यादा डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व होगा, स्पेशली जीएस जो आप मेंस लिख रहे होगे ना, तो टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि पेपर ख़त्म करना एक बड़ा चैलेंज है और एक एक दिन में 2-2 पेपर करना होते हैं।
तो वो प्रैक्टिस से ही होगा, जो आप प्रैक्टिस करेंगे प्री के बाद। और प्री से पहले अगर आप टेस्ट लगा सकते हैं तो ठीक है, बट आप पैनिक मत कीजिए कि मैंने मेंस के आंसर्स नहीं लिखे हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने सबसे कम मेंस के टेस्ट लिखे हैं। मैं टेस्ट बहुत कम लिखता हूं, मैं कंटेंट पे काम ज़्यादा करता हूं। लेकिन फिर भी क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि मुझे लगा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे कवर नहीं हो रहा था, तो मैंने टेस्ट लिखे, लेकिन मिनिमम लिखे। आप टेस्ट के पीछे ज़्यादा मत भागिए, आप कंटेंट पे काम कीजिए। लेकिन अपनी, क्योंकि आपको अपने स्ट्रेंथ पता होते हैं कि मेरा टाइम में कवर हो सकता है पेपर या नहीं हो सकता है। अगर आप 1-2 टेस्ट लिखेंगे तो आपको पता होगा कि आप जो है मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में 15 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, 17 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो अगर आप 17-18 तक कर पा रहे हैं तो आप एकदम लाइन में है, क्योंकि उस जो 2-3 घंटे मिलेंगे ना, आप सब भूल जाएंगे। आपके हाथ के जो दर्द है और जो आपके कंधों में दर्द है, सब भूल जाओगे। आपको 20 क्वेश्चन खत्म करने पे रहेगा। और होता भी ये भी है, क्योंकि जब हम टेस्ट लिख रहे होते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि हमको जो कुछ आता है हम सब बता देंगे। टेस्ट में हम चाहते हैं कि हमको जो भी आता है वो सब बता देंगे, इसलिए हम मैक्स टू मैक्स 16, 17, 18 क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जब आप रियल एग्जाम में बैठे होंगे, आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आपको कुछ नहीं पता है उनके बारे में। अब आपको ही सोच के लिखना है। तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है पहले उसको कवर कीजिए, अच्छे से लिखिए। उसके बाद में आप आइए उन क्वेश्चंस पे ट्राई कीजिए कि आपने, क्योंकि सिलेबस जब इतना वास्ट है यूपीएससी का, तो आप सब कुछ ना कुछ पढ़ के ही आएंगे, एटलीस्ट कुछ तो पढ़े होंगे। इस बार टोर्नेडो के ऊपर, ट्विस्टर के ऊपर क्वेश्चन था GS1 में। आपने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है, तो ट्विस्टर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्विस्ट हो रहा होगा कुछ, तो साइक्लोनिक होगा, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात हो रही है, तो आपका सी और सरफेस का इंटरेक्शन दिखा रहा है। उसके बेस पे अगर आप थोड़ा भी लॉजिकल आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। तो वो चीज आपको करना है और कंप्लीट ट्राई करना है। सबसे बड़ी चीज कि पेपर कंप्लीट करने पे फोकस हमेशा रखना है। मेरा ऑप्शनल में दोनों बार ये गलती हो गई है कि मेरा पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, और उस चीज़ का वजह है कि थोड़े मेरे मार्क्स कम रह जाते हैं। लेकिन वही है कि सबसे बड़ा आपको एज जो मिलेगा पेपर कंप्लीट करने से मिलेगा। जीएस में भी ट्राई कीजिए, हमेशा पेपर कंप्लीट हो सके। ऑप्शनल में भी कवर कीजिए, और सिलेबस को बार बार देखते रहिए, PYQs को बार बार देखते रहिए। और सर का गाइडेंस तो है आप लोग के पास, और आई होप कि आप सभी लोग जो है ना अच्छा करेंगे। और जब प्री दें तो उसका 3 से 4 महीने जो है पहले फ्री पे फोकस कर लें। हिंदी मीडियम से कितने लोग हैं यहाँ पर? सब हिंदी मीडियम। अच्छा अच्छा, पूरा बैच हिंदी मीडियम। जी जी, इंग्लिश मीडियम का करोल बाग में। ओके। तो स्पेशली जो आप सीसेट है वो नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीसेट जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। मेरा एक खास फ्रेंड है, उसको सबसे ज़्यादा इशू वो सीसेट की वजह से हुआ है। तो सीसेट में आप ट्राई कीजिएगा। जब आप सपोज अभी अप्रैल चल रही है और आपको आई होप सभी को अगले साल अटेम्प्ट देना होगा अपना, तो जब आप अटेम्प्ट देने के, तो अभी क्या क्या है, अप्रैल है, तो ऑलमोस्ट आप अगस्त या सितंबर के बाद से एक बार सीसेट पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिसंबर तक एटलीस्ट ट्राई कीजिए आपके PYQs और जो भी बेसिक सिलेबस है सीसेट का वो कवर हो जाए। आप अपनी स्ट्रेंथ पे आइडेंटिफाई कर लीजिए सीसेट में कि आपके स्ट्रेंथ जो है रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है या कॉम्प्रिहेंशन है। 3 पोर्शंस हैं, उसमें से आप 2 आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उन पे पहले फोकस करके उनको कंप्लीट कीजिए। दिसंबर से पहले एटलीस्ट वंस और ट्वाइस आपका सीसेट कवर हो जाना चाहिए, और जनवरी के बाद से आप सीसेट पे फोकस लगातार करें। डेली 1 घंटा भी पढ़ें, लेकिन सीसेट जरूर पढ़ें। सीसेट अगर, क्योंकि आपके जीएस का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है जब तक आप सीसेट क्लियर नहीं कर रहे हो, तो सीसेट सबसे ज़रूरी है। सीसेट पे फोकस करके रखो। और जनवरी, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो ट्राई कीजिए जनवरी से आप प्री मोड में आ जाएं। उससे पहले आपका जो भी जीएस का मेंस का कंटेंट है, ऑप्शनल का कंटेंट है, वो ख़त्म कर लें, और जनवरी के बाद से प्री के मोड में रहें। और प्री में आपको मैं ये बता दूं कि प्री में ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगा लें। टेस्ट सीरीज़ का यूटिलाइजेशन लिमिटेड होता है, क्योंकि प्री के क्वेश्चंस में और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंस होता है। और ना उनके मार्क्स पे आपको कभी रिलाई करना है कि मेरे तो 30 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं और मैं तो नहीं हो पाएगा। आइडेंटिफाई कीजिए कि जब आप आंसर लगा रहे थे और उस आंसर्स का आंसर, जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ रहा है, उसमें लॉजिक पे सोचिए कि मैं रीज़न किस तरह से लगा रहा था, मैं लिंक क्यों कर रहा था, और जब क्वेश्चन है वो किस तरह से। क्वेश्चन जो गलत हो रहा है बस उसमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिक हमारा क्या जा रहा है और क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। अगर आप उस बेस पे करोगे, आपको प्री एटलीस्ट होने से जीएस में तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप लॉजिक पे सोचते हो और कंटेंट पे आप। और प्री में वही है कि आप PYQs उसमें भी सबसे ज़्यादा मस्ट हो जाएंगे। PYQs फोकस, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ सब्जेक्ट में प्री के लिए। प्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह में प्री के लिए NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी।
और सीसेट आपको बता ही दिया है। और थोड़ा करंट पे भी ध्यान दीजिए, स्पेशली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। आप जो भी न्यूज़पेपर है उसको फॉलो कीजिए। और आई विश कि आप सभी जो जल्द से जल्द इस जगह पर आएँ और मेरी तरह ही दूसरों को भी जो है वो मोटिवेशन दें और गाइडेंस दे सकें। थैंक यू। जिस किसी को भी क्वेश्चन आंसर अगर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। Hello, sir. Good morning. My question is, what's your sir motivation throughout your journey when there is a lot of distraction today times like phones, gadgets, etc. So, what's your main point? You have always focus on your studies and all. First of all, you have to identify why have you come here. So have you just come here because your relatives were saying because you should do something, or your parents were saying, or you want to do service to your country? You want because suppose outer motivation can be very fickle. It's a very momentary. So you can watch a movie or you can watch some videos and they will just boost you, but they won't give you very sustainable motivation, and this comes from your heart only. So inner motivation is very necessary. As far as the distraction is concerned, so first of all, because this is the age of social media, or we are wasting our time especially on the Instagrams and other social media issues, yeah, WhatsApp especially. So make your connections very less with the outer world. Just make 4 or 5 good friends who are of your frequency, who can think like you think. Because if you are having the same background of you, if you are having friends of your same background, you can ask them question, they can ask you question, and your question would be very intellectual. They would not be like why this happening, but they would ask you something about your studies only, and that would help you. So make 4 or 5 good friends and just keep discussing with issues. Like I have been living in an institution where I got this support, because I am having friends who are already selected in IRS and IPS and other things, and they help me to understand in those manners. So just make good friends and who are in this, especially in this preparation, because what happened, sometimes you are very demotivated. It would happen with everyone. It happened with me. It would happen with everyone. It is natural. We are humans and we are human emotions. So it would happen. But if you are surrounded by good friends, they would support you and they know what goes around in your mind when you are studying and when you are preparing. So they would help you in come out of this situation. So just make good friends and make disconnection, especially from the social media. Just make limited connection, especially you can be on the WhatsApp, and when you are free, just check the contact, what are the messages, but avoid Instagram and other kind of interaction with the outer world. They are just a waste of time and waste of energy. Nothing. You are not going to get any information out of reels. Are you going to get? You are just okay. Just for the sake of entertainment, you can watch almost 10 or 15 minutes. Just but discipline is most important. If you are disciplined, you won't require any other motivation. Okay, so I will teach you. Okay, you should study for 8 hours or 10 hours, because you are having inner motivation. So just be disciplined, be consistent, just focus what has been taught to you, just keep on revising and you would get through it. Thank you so much, sir. Okay. सर गुड मॉर्निंग, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे मान लीजिए जीएस और ऑप्शनल दोनों चल रहे होते हैं, तो उस समय सर टाइम मैनेजमेंट का कैसे करें, और कितने समय बाद मान लीजिए जीएस खत्म हो जाता है तो कितने समय बाद हम पीटी की तैयारी करें या फिर फॉर्म भर सकते हैं एग्जाम देने के लिए? ठीक है, मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरा ऑलमोस्ट जीएस भी कंप्लीट था। आप उसको नहीं सोचिए कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। आप अगर जब आप में अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक बार जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मेरा जीएस भी कंप्लीट है, मेरा ऑप्शनल भी कंप्लीट है, क्योंकि आपका प्री ओनली निकालना मोटिवेशन नहीं है, आपको तीनों स्टेजेस क्रॉस करना है। और अगर आप तीनों स्टेज क्रॉस करना है तो आपने प्री निकाल लिया, लेकिन आप मेंस में क्या लिखोगे? तो एक बार आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होने दीजिए, उसको एटलीस्ट वंस रिवाइज होना चाहिए, ऑप्शनल भी, और क्योंकि ऑप्शनल एक डिसाइडिंग फैक्टर है, ऑप्शनल अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, जीएस आपका कवर होना चाहिए, जो एटलीस्ट ब्रॉड टॉपिक्स हैं वो कवर होना चाहिए जीएस में। और उसके बाद में आप प्री के लिए, आपको अगर आपको प्री अगले साल देना है, सपोज मई में एग्जाम अगर होता है,
तो जनवरी या फरवरी से आपको शुरू कर देना चाहिए प्री का, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको प्री में ज़्यादा पढ़ना होगा इन कंपेरिजन टू सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट। तो प्री में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो जनवरी से एटलीस्ट शुरू कीजिए। उससे पहले आप ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कीजिए कि आपका जीएस और ऑप्शनल ख़त्म हो सके। जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है तो 2 to 3 आवर्स तो आपको ऑप्शनल में डेली देना ही है, स्पेशली जब तक दिसंबर आ रहा है। तो ट्राई कीजिए कि 2 to 3 आवर्स आप अपना ऑप्शनल में दे सकें। उसके बाद में आपके पास जो भी समय बच रहा है उसमें कुछ घंटे जो है वो सीसेट पढ़ लीजिए, 1 से 2 घंटा। बाकी जो बचा हुआ है वो सारा जीएस कवर करने में कंप्लीट कीजिए। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। सर मेरा नाम सोनू है, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे कुछ इन भाई ने भी पूछ लिया अभी, तो वो कंप्लीट होगा कि रियल स्टेज क्या होनी चाहिए यूपीएससी कैंडिडेट को एग्जाम में अपीयर होने की। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा मेरा था सर आपका सी सेट को लेकर के, वो आपने बता दिया। तीसरा था सर, क्या इज इंग्लिश मीडियम बेटर देन टू गेन मोर मार्क्स। सर एक और क्वेश्चन था, हाउ मच इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ये मेरे क्वेश्चन है सर। जहाँ तक मीडियम की बात है, देखिए यूपीएससी एक फेयर इंस्टीट्यूशंस है, उसे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपकी इंग्लिश पे कमांड कितनी है और हिंदी पे कमांड कितनी है। उसको मतलब यह है कि अगर आप जिस भी लैंग्वेज से आ रहे हो आपको उस लैंग्वेज पे कमांड है या नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से आंसर लिख रहे हैं तो आपको हिंदी मीडियम की तरह आंसर लिखना होंगे। आप वहाँ पे ट्राई मत कीजिए कि आप वहाँ पे बीच बीच में इंग्लिश का यूज़ कर दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो एक अपने आप में एक पूर्ण भाषा है। तो अगर आप भाषा है तो उस तरीके से भाषा को लिखिए। फिर आप ट्राई मत कीजिए कि आप जो आम बोलचाल की भाषा है आप उस भाषा में आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज का फर्क कंटेंट पे पड़ जाता है, क्योंकि कंटेंट में हमारा लैंग्वेज का इशू ये है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है। ये बात सही है कि जो हमारा एनरिचिंग कंटेंट है वो हिंदी मीडियम तक नहीं पहुंच रहा था कुछ वर्षों तक, उसकी वजह से रिजल्ट में थोड़ा सा गिरावट थी। लेकिन जिस तरह से आपके पास अगर अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंच रहा है, आप बेसिक जो चीजें हैं उसको कवर कर रहे हैं, आप एनसीईआरटीज को अच्छे से कवर कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर को अच्छे से कवर कर रहे हैं। और न्यूज़पेपर के लिए जरूरी नहीं है कि आप हिंदू ही पढ़ेंगे तो ही आपका न्यूज़ कवर होगी, आप हिंदी के भी वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका यूट्यूब पे भी काफी जो है इवन हिंदू को डिस्कस करने वाले जो है वो मिल जाते हैं यूट्यूब पे वीडियोस, आप उसको कवर कीजिए। तो आपको जो कंटेंट है उसकी कमी धीरे धीरे आपकी खत्म होती जाएगी। और जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हो तो आप उस तरह से लिखिए कि आप हिंदी मीडियम के टॉपर बने। आप हिंदी मीडियम पे अपनी कमांड बनाइए, आप अपनी लैंग्वेज पे कमांड बनाइए। और जब आप आंसर्स लिख रहे हो, आप स्पेशली अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए आप हिंदी की जो बुक्स हैं, स्पेशली जो नॉन फिक्शनल बुक्स होती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें देखिए कि वो हिंदी में किस तरह से लिखते हैं, अपनी बात को कम शब्दों में किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से कहते हैं। जब आप वो करेंगे तो आपकी लैंग्वेज पे इंप्रूवमेंट होगा और उसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा। और ऐसा कोई भी बायसनेस या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी मीडियम के साथ नहीं होता है। आप इंटरव्यू में बैठेंगे और आपको इंटरव्यू में भी मेरे काफी फ्रेंड है जिन्होंने हिंदी मीडियम से दिया और काफी मार्क्स मिले, क्योंकि वहाँ यूपीएससी इज फेयर इंस्टीट्यूशन। तो आप बस अपनी लैंग्वेज पे कमांड कीजिए, जो भी आप लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं उस पर कमांड कीजिए, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। हेलो सर। सर मेरा प्रश्न यह है कि आपकी सफलता में थोड़ा सा सर, आपकी सफलता में सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? ऐसा मूल मंत्र तो नहीं होता है कि कारण क्या है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो एक कंसिस्टेंसी है जो कि मैं मेंटेन कर सका। क्योंकि मैं जब 2016 में यहाँ ग्रेजुएशन करने आया था, तो क्योंकि मैंने चेंज किया था अपना जो एक तो मीडियम मैंने चेंज किया था और दूसरा मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया था। तो 12th से पहले मैं पीसीएम सब्जेक्ट से था और उसके बाद में मैं हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप कंसिस्टेंट रहें। आप अगर कंसिस्टेंट हैं, उसके बाद से 2017 से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है और आज ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स हो चुके हैं जिसमें मैंने न्यूज़पेपर कभी नहीं छोड़ा है। तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट। आप कंसिस्टेंट रहिए। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेली 18 घंटे पढ़ें, कोई भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हम सभी एक ह्यूमंस ही हैं, हम कोई मशीन्स नहीं है कि हम 18 आवर्स पढ़ सकते हैं, 16 आवर पढ़ सकते हैं। आप डेली 8 आवर्स पढ़िए, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली पढ़िए कि 8 आवर्स मुझे देना ही देना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, कुछ भी आएगा, मैं 8 आवर्स से 9 आवर पढ़ूंगी ही, पढ़ूंगा ही।
जब आप वो कर रहे हैं तो आपका सिलेबस भी खत्म होगा, आप में वो एक होता ही है कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना तो आप में मोटिवेशन भी बनी रहती है। जब होता ही है कि अगर हम 2 दिन पढ़ेंगे लेकिन हम 4 दिन फिर हम ब्रेक ले लिए, तो जब दोबारा से आप पढ़ने आते हो आप में वो मोटिवेशन नहीं आता, क्योंकि आपको सब नया लगता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेली न्यूज़पेपर कवर करते हैं, आप रात में ऑप्शनल पढ़ते हैं, दिन में आप थोड़ा भी जीएस का पढ़ते हैं, उसके बाद आप घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा करना है कर रहे हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट है तो आपको फायदा होगा। तो मैं मानता हूं कि मेरी सफलता का ये रीजन है कि मैं कंसिस्टेंट तो रहा हूं, और दूसरा इनर मोटिवेशन मेरे अंदर रही है। मुझे कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होती थी कि मैं इसकी जैसा बनूंगा या मैं इस तरह से करूंगा। और तीसरा यह है कि मैंने थोड़ा टॉपर्स को कम फॉलो किया है, क्योंकि सब अपना अपना एक मेथड्स होता है, सबका एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम कीजिए। मैं भी आऊंगा इधर, यहाँ और भी टॉपर्स आएंगे, वो अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस ही बताएंगे। अपना पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरा इस सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी होगी, इस पे मेरी वीक है, जिस पे वीक है। सो यूपीएससी आपको नहीं बोल रहा है कि आप 100% परफेक्ट होके आइए, कि हर एक टॉपिक में हर एक सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप बेसिक बेयर मिनिमम जिसमें आपकी वीकनेस है उसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए, उसके अलावा और जो सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से कवर कीजिए, और अपना पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे ऐसा करना है। टॉपर्स को देखिए लेकिन उनको फॉलो मत कीजिए, एक जो आपसे अलाइन कर रहे हैं, आपके बैकग्राउंड से अलाइन कर रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए आप, लेकिन आप अपना पैटर्न ढूंढिए। और मैंने भी टॉपर्स को बहुत मिनिमम देखा है, टॉपर्स की कॉपी भी बेयर मिनिमम देखी, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई किया और उसका फायदा मिला, तो आप अपना भी जो है तरीका आइडेंटिफाई कीजिए। हेलो सर, नमस्ते, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर मेरा प्रश्न ये है कि सर आप हायर एजुकेशन के तरफ नहीं गए थे, या प्लान बी के रूप में आपने ऑनर्स किया था, तो फिर नेट जेआरएफ के बारे में नहीं सोचा, या फिर यूपीएससी के साथ उसे कैसे मैनेज किया अगर आपने सोचा भी तो? एक्चुअली मैं मेरा जेआरएफ था, मैंने एक ही बार नेट जेआरएफ का दिया था, और ऊपर वाले की करम से वो मेरा जेआरएफ भी हो गया था। लेकिन क्योंकि मैं एमए किया है, तो एमए के बाद एक आपका प्लान बी की तरह आप सोच सकते हैं, लेकिन स्पेशली शुरुआती दौर में जब आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है, उसमें आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में अच्छे से हो सकती है। या तो आप एक बार जेआरएफ नेट दे दें, उसके बाद तैयारी शुरू करें, या अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में अगर वो अलाइंड हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम देने की शुरुआती दौर पे तो जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, और उससे क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन से फायदा यह है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग वास्ट होती है, जो आप ग्रेजुएशन में नहीं सीखते हैं वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में सीखते हो। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम और रिसोर्सेज हैं, तो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद में प्लान बी का तुरंत मत सोचिए। स्पेशली 1 से 2 अटेम्प्ट अपनी पूरी एनर्जी के साथ दीजिए, और अगर आप एनर्जी के साथ देते हैं, आप अपने आप में जो है ईमानदार हैं, आप अपने पूरी तैयारी अगर ईमानदारी से की है, तो आपको पहले, दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट तक आने से कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सर। सर एक और मतलब ऑप्शनल और मतलब जेआरएफ का जो सिलेबस है क्या मैच करता है? हाँ, काफी हद तक मैच करता है। स्पेशली जब भी मैंने यहाँ से ऑप्शनल कवर किया था, उसके बाद मैंने अपना जेआरएफ दिया था, तो मुझे काफी हेल्प तो हुई थी उन जेआरएफ के पेपर में। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार भैया। भैया जैसे 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपका इस बार से सिलेक्शन इस बार नहीं होता, और आप फिर से आपको 0 से करना पड़ता, आप हमारे सफे में बैठे होते, ठीक है, तो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट अफेयर्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना रिप्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करते? प्रीलिम्स के लिए करेंट अफेयर्स और मेंस के लिए अपने आंसर को, रिप्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करते, जो सब हम कम मतलब सबको दिक्कत होता है आंसर राइटिंग स्पेशली। देखिए, प्री के लिए तो करंट अफेयर्स वो डिपेंड करता है कि वो किस साल में, कभी करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, कभी कम आता है, लेकिन जो यूपीएससी का करंट अफेयर्स है वो और एग्जाम के करंट अफेयर्स की तरह नहीं है। तो यूपीएससी का करंट अफेयर्स हमेशा देखेंगे आप सिलेबस से लिंक हो रहा होता है, वो बेसिक से लिंक होता है, तो फोकस आपका होना चाहिए कि स्टैटिक, आपका प्री के लिए स्टैटिक बहुत जरूरी है। स्टैटिक आपका कवर है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो फॉलो किया है वो मैंने न्यूज़पेपर को फॉलो किया है और एक स्पेसिफिक मैगजीन को फॉलो कीजिए। कोई भी स्पेसिफिक मैगजीन उठाइए, उसको फॉलो कीजिए, फिर आप ये मत ट्राई कीजिए कि मैं ये भी मैगजीन कवर करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, कोई एक कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंस आप रहेंगे ना, तो वो जो टॉपिक अगर हो सकता है उस साल उस टाइम उस मैगजीन में कवर नहीं हुआ, अगले टाइम कवर हो जाएगा। न्यूज़पेपर में तो कवर होगा ही होगा। तो
तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन, उसको निरंतर फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। और प्री के लिए स्टैटिक पोर्शन बहुत जरूरी है। जहां तक प्रेजेंटेशन की बात है, तो जब आप मेंस अपना देना शुरू करते हैं ना, तो आप कुछ ही टाइम बाद ये पता लग जाता है कि आपको मेंस में किस पेपर, जब आप कौन सा क्वेश्चन लिखते टाइम आपको इशू आता है, आपको हिस्ट्री में इशू आता है या आपको ज्योग्राफी में इशू आता है, आपको पॉलिटी में आर्टिकल्स रिकॉल नहीं हो रहे हैं क्या, या कमेटीज के नाम नहीं आ रहे हैं, तो वो आपको जब आप एक दो तीन टेस्ट लिखिए, उसमें आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको इस एरियाज में ये इशू आ रहा है। और हर एक सब्जेक्ट की एक स्पेशलिटी होती है। जब आप हिस्ट्री के आंसर्स लिख रहे हैं, आपको फैक्ट्स का यूज करना पड़ेगा। जब आप ज्योग्राफी के आंसर्स लिख रहे हैं, वहाँ डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। तो हर एक पेपर के आप स्पेशलिटी ढूंढिए कि किस पेपर, सोसाइटी है तो ऑब्जर्वेशन वहाँ मस्ट हो जाती हैं, तो उस तरह के आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। और उस तरह से जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, तो उस तरह का प्रेजेंटेशन में ट्राई कीजिए कि वो आपकी जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स है वो जरूर आ सकें। थैंक्स अ लॉट।